नमस्कार साथियों, इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। बिहार के मधुबनी की रहने वाली सुमन रानी नाम की इस लड़की के साथ में घटित यह एक सच्ची घटना है। हो सकता है आपको और हमको भी इससे बहुत बड़ी कुछ सीख मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमन रानी है। हमारी जिंदगी हमें कहां कहां और किस किस रूप में लेकर जाती है, और एक जिंदगी मिलती है और उस एक जिंदगी में बहुत सारा हमारा हिस्सा कुछ ऐसी जद्दोजहद में बीतता है कि जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। जी हाँ, मैं अपनी कहानी कुछ इसी तरीके से बताने वाली हूँ। मैं बहुत छोटी सी जगह बिहार के मधुबनी के एक छोटे से गांव से हूँ। वहीं पली बढ़ी और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर हुई। मेरे पेरेंट्स टीचर थे और मेरी माँ अपने समय की 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। उनका प्लेसमेंट उसी जगह पर हो गया था। मेरे पिताजी साइंस के टीचर थे और हम 6 भाई बहन थे, जिनमें से मैं सबसे छोटी थी। अब छोटी थी तो सबकी दुलारी भी थी, लेकिन हमारा आसपास एक ऐसे माहौल से और एक ऐसी मानसिकता से गुजरता है कि बस मैं क्या कहूँ कि मैं इसके घेरे में आती रही। और पूरे मोहल्ले में मेरे भाई बहन देखा जाए तो सब बड़े खूबसूरत हैं और मैं सबसे थोड़ी अलग ही थी। तो पूरे मोहल्ले में सब मेरी माँ से यही कहा करते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। ये तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, बल्कि दिखने में बहुत ही बदसूरत है। इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मुझसे जो बड़ी बहन है वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। जो भी कारण रहा हो, तो सभी सीधा सीधा मेरे पास आते थे और कहते थे, कोई भोजपुरी में तो कोई मैथिली में, सुमन तुम्हारी शादी में तो इतनी दिक्कत होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। तुम्हारा ब्याह अब मैं सुमन तुम्हारी शादी में तो इतनी दिक्कत होगी कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तुम्हारा ब्याह अब कैसे होगा। अब मैं इसका क्या जवाब देती। और बचपन से ही मेरे मन में ऐसा रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। यह बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी। तो हमें मेरी मम्मी ने बताया था कि हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती हैं, और तब हम लोगों के लिए हवाई जहाज का यह मतलब होता था कि आवाज आई और हमने ऊपर आसमान की तरफ देखा। इतना छोटा सा हवाई जहाज, और हम उसे तब तक देखते रहते थे जब तक कि वो हमारी नजरों की जद से बाहर निकल नहीं जाता था। तो मैंने कहा कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी। तो सब जोर जोर से हंसते थे। सब कहते थे कि शकल देखी है तूने अपने आईने में। तो मेरी समझ में आया कि हाँ, एयर होस्टेस बनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, खूबसूरत होना और इंग्लिश में पारंगत होना। तो हमने कहा कि इंग्लिश तो हम सीख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब खूबसूरत होना यह मैं कैसे कर सकती हूँ। ये तो मैं नहीं कर सकती। तो ऐसी ही हमारी जिंदगी और जर्नी चलती रही। और भी बहुत सारी परिस्थितियां मेरे सामने आती रही। मेरे एक चाचा थे, उन्हें इस बात का बड़ा ही गुमान था कि उनके 5 बेटे हैं और उनके 5 बेटे ग्रेजुएट थे, और उस समय पर ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो हम लोगों से कहते थे कि अरे तुम लोग क्या पढ़ोगे। मेरे एक बहनोई थे, मेरे अपने सगे जीजाजी, जो कोलकाता में रहते थे। बड़े ही खूबसूरत कहलाते थे वो। उस समय पर वो शत्रुघ्न सिन्हा कहलाते थे। और वो जब आते थे तो वो मुझसे बात तक नहीं करते थे, बल्कि मुझसे जो बड़ी बहन है वह उनसे बात करते थे, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। तो मेरी जिंदगी एक ना से शुरू हुई है। नो नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं, नकारात्मकता नहीं। तो मैं बचपन से थोड़ी जिद्दी हूँ। मन में जो ठान लेती थी, भले ही किसी को ना बोलूं, लेकिन ठान लेती हूँ तो वह सोच लेती हूँ और उसे करके दिखाती भी हूँ। तो मैंने उस समय ये तय किया, जैसे चाचा ने बोला कि अरे तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम लोग क्या पास करोगे, तो मैंने तय कर लिया कि चाचा के बेटे तो ग्रेजुएट हैं, तो अब मैं उनसे भी ज्यादा पढ़कर दिखाऊंगी। उसी तरीके से जीजाजी जब मुझसे बोलते नहीं थे, हमसे बात तक नहीं करते थे, तो मैंने मन ही मन ये तय किया कि मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगी
कि ये शख्स ही एक दिन मुझे अपने साथ ले जाने में, मुझे इंट्रोड्यूस कराने में फक्र महसूस करेगा। और ऐसा हुआ भी। वहीं जब मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर बीएड किया। फिर उसके बाद 1984 में मेरी नौकरी लग गई और जिसके कारण मैं कोलकाता में आई। कोलकाता में मेरे जीजाजी भी रहते थे। अब वह जहाँ भी जाते थे तो कहते थे कि ये मेरी साली है, इनसे मिलिए, यह यहाँ पर आई है नौकरी करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। लेकिन कई बार होता है कि सबके अपने अपने सपने होते हैं कि उसकी पत्नी या उसका पति, हस्बैंड या वाइफ बड़े खूबसूरत हो, सपनों का राजकुमार या राजकुमारी हो। कभी कोई बदसूरत लड़का या लड़की नहीं आती है, काली नहीं आती है उसके सपने में, हमारे जैसे लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब मामला केवल लड़की का होता है, उसकी देह का होता है, तो उसकी सारी खूबसूरती कहीं खत्म हो जाती है। उसकी देह का एक गहरापन कहीं खत्म हो जाता है। और जब ये बात होती है तो हम सब औरतें या फिर लड़कियां अक्सर इसकी शिकार होते रहते हैं। उस समय पर किसी को हमारी देह और खूबसूरती या बदसूरती से कोई वास्ता नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि इस दुनिया की और इस हिंदुस्तान की हर लड़की की तरह मैं भी अपनी उम्र में इन चीज़ों को झेलती रही और उसके बाद ये सुनती भी रही। लोग आते थे और मेरे पीछे हाथ मारकर चले जाते थे और साथ ही कहते थे कि मज़ा नहीं आया यार, मालदार नहीं है। तो यह आप ऐसी जर्नी से गुजरते हैं कि जहां आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और हम लोगों को तो आज भी वह माहौल नहीं मिलता है कि लड़कियां अपनी इस तरह की बातों को किसी से शेयर करें, क्योंकि और उस समय तो और भी नहीं था, क्योंकि तब ये होता था कि अगर मैंने किसी को बताया तो उल्टा उस लड़के को कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि लोग मुझे ही कहेंगे कि अच्छा इसके साथ ही ऐसा हुआ था। तो हम लोगों को वह परिवेश भी नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, ये चीजें जरूर हम लोगों के जहन में एक हथौड़े की तरह बनकर आज तक रहती है और है। खैर बहरहाल, इसी दरमियान एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे एक लड़की के रूप में, सुमन के रूप में समझा, जाना और बाद में वही मेरे जीवन का हिस्सा बना, मेरा जीवन साथी बना। उस इंसान ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा और ये नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो या ऐसी वैसी हो। और जब मैं शादी करके घर गई, हमने अपनी मर्जी से शादी की, हमने भागकर शादी की थी। तो जब शादी करके मैं उसके घर गई तो मेरी एक ननंद ने मेरी सास से पूछा कि मम्मी, भैया कहीं किसी, माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, हालांकि अभी वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस समय पर होता था कि मम्मी भैया कहीं किसी हिजड़े से तो शादी नहीं करके आ गए हैं। तब मैं और भी दुबली पतली थी। मेरा वजन उस समय पर मात्र 40 से 42 केजी ही था। जब मैं कोलकाता गई थी तो कोलकाता में भी मेरी एक ननंद ने पूछा, सीधा सीधा पूछा कि भाभी आपको भैया ने पसंद कैसे कर लिया। तो हमने कहा कि भैया से ही पूछ लो। तो कहने का मतलब है कि उस समय आप चाहे अपनी यात्रा और अपनी मानसिक यात्रा चाहे जितना भी आप आगे लेकर आएं, लेकिन ये खूबसूरती या बदसूरती एक ऐसा फैक्टर है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। और मुझे नहीं समझ में आता कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे आपको अपने पेरेंट्स और अपने बॉस बाय चॉइस नहीं मिलते हैं, वैसे ही आपको अपनी बॉडी या फिर अपना चेहरा बाय चॉइस नहीं मिलता है। नहीं तो हर कोई अप्सरा ही बन करके आती। और ये जो अप्सरा की कल्पना या फिर खूबसूरत होने की कल्पना भी किसने की है? या तो हमारे पुराणों में या हमारे देवी देवताओं की या फिर स्वर्ग की अप्सराओं की कल्पना की गई है। तो उसकी कल्पना की गई है या फिर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में हमें खूबसूरती के पैमाने हमारे सामने रखे हैं कि ये होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि खूबसूरती क्या चीज़ है। बहरहाल उसके बाद में मेरी जर्नी चलती रही, लेकिन मेरी अपनी मेंटल प्रिपरेशन भी चलती रही कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी इस बदसूरती को पीछे छोड़ना है।
और मुझे अपने आप को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि मैं एयर होस्टेस तो बन नहीं सकी। मुझे फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था, लेकिन मधुबनी जैसी जगह में फिल्म और नाटक की सोच लें तो वह भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। और मेरी हालत यह थी कि वो राजेश खन्ना और मुमताज का गाना है ना, छुप गए सारे नज़ारे, सामने सीन चल रहा होता था, उसमें राजेश खन्ना तो रहते थे और बाद में जो है मुमताज कहीं छुप जाती थी और वहाँ मैं सामने दिखाई देती थी। ये मेरी अपनी कल्पना की उड़ान चलती रहती थी। मैं आपको ये कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ, खास करके हमारे यहाँ तो और भी बड़े क्रूर तरीके से बोला जाता है। जैसे मेरे गालों की हड्डियाँ थोड़ी उभरी हुई है तो इसलिए मेरे गाल थोड़े फ्लैट है। मतलब जो उपमा दी जाती है ना कि तुम्हारे टमाटर जैसे गाल या फिर सेब जैसे गाल, वो तो नहीं है मेरे। तो मेरा नाम ही वहां हो गया था गल चुटकी, मतलब जिसके चिपके हुए गाल हैं। गल बैठी, जिसके गाल बैठे हुए हैं। काली थी तो कल रूठी, मतलब काली है, काली लाठी की तरह तो कलूटी। तो इस तरह से मुझे याद है कि मेरे यहाँ पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिनकी आई साइड बहुत वीक थी, तो वो बहुत हैवी पावर का चश्मा लगाते थे और उसके बावजूद भी वो चलने में जमीन देखकर चलते थे, तो सब उसे कहते थे भूई तक्का। अब मुझे भी आज ये महसूस होता है और मैं भी बचपन में शायद उन लोगों को देखकर मैं भी बोलती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा क्राइम कर रही थी। मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे उनके ये विशेषण याद है। वैसे ही मेरे लिए लोगों को शायद मेरा नाम याद नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जो विशेषण गढ़े गए वह सब याद होगा। हमेशा ये लगता है कि यह क्यों हम खूबसूरती या बदसूरती के पैमाने पर किसी को जज क्यों करते हैं। घर से लेकर के बाहर तक हम लड़की देखने जाते हैं तो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाद में वो सीरत वाली भी होनी चाहिए, लेकिन पहले तो सूरत होनी चाहिए। आज भी हम किसी को देखते हैं तो सबसे कहते हैं कि अरे वो काला है या वह काली है, मोटी है, वो भैंस की तरह है। बिल्कुल ऐसे है कि मानो पतीला पलट दो तो जो रंग पतीले का है उसका तो वो रंग है। और मुझे भी कमोबेश इसी तरह के एडजेक्टिव से हमेशा परेशान किया जाता रहा या फिर नवाजा जाता रहा। 2013 में जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो दोबारा मेरी लाइफ में एक भूचाल आया। लोग मुझसे यह नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अब कैसी हो। लोग यह पूछते थे कि अच्छा तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तुम्हारा तो स्तन काट दिया गया होगा, अच्छा कीमो भी लगा है क्या, हमने सुना है कि बाल वाल भी निकल जाते हैं उसमें तो। और कहने का मतलब ये होता था कि अब तुम कैसे दिखती हो। और लोग मुझे इसलिए देखने नहीं आते थे कि मैं बीमार हूं, बल्कि इसलिए आते थे कि अब इसके बाल वाल नहीं है तो अब ये कैसी दिखती होगी। तो हर जगह आपको अपने आप को प्रूफ करते रहना है। उस समय भी मैंने अपने आप को प्रूफ किया कि बस मेरे लिए जो है वो जिंदगी है, मेरे लिए जिंदगी जो भी है बस यही एक पल है, जो शायद मैं लोगों को गाकर सुनाती हूँ, जो भी है बस यही एक पल है। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है और जिंदगी वाकई पूछिए तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इस रूप में कि आप उसे कैसा बनाते हैं। और हमारी जो ये काया है, शरीर है, यह रूप रंग है, इस पर हमारा कोई भी अख्तियार नहीं है। यह हमें नेचर ने दिया है, यह हमें भगवान ने दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमने अगर दिमाग की सोच को नहीं बदला, दिमाग की सोच पर हमने काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी खूबसूरती या बदसूरती पर ध्यान नहीं दिया। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोजगार दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी ने मुझे रोजगार दिया, मुझे एम्प्लॉयमेंट बनाया और वहां मैं काम करती रही। अभी मैं फिल्में भी कर रही हूँ, वेब सीरीज भी कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ अरे खूबसूरती तो आंखों में होती है। मैं ऐसा नहीं मानती, नहीं तो इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मार्केट भला क्यों होता। आपके दिमाग की सोच को बढ़ाने के लिए कोई मार्केट नहीं होता है, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ कर आई हूँ, लेकिन अभी भी ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि हमारी मानसिकता उस हिसाब से नहीं है
मैं पिछले महीने अपने घर गई थी तो वहां पर भी लोग मेरे ऊपर देखकर हंस रहे हैं और मैं समझ रही हूं कि वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन वह हंसी उनकी तारीफ की हंसी में तब बदली जब मैंने शादी में डांस किया। तो मतलब हर बार हम लोगों को क्या सभी को बताना पड़ेगा कि सी व्हाट वी आर? हमें हमारे अंतर्मन से देखो, हमें हमारे क्वालिटी से देखो, हमारे रूप रंग से मत देखो। तो अभी भी मुझे ये बहुत ही अजीब सा लगता है। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं और ये सब कहने की बात है कि मैं उन सबको छोड़कर आई हूं। नहीं, छूटता नहीं है कुछ भी, बस आप उसे पीछे धकेल देते हैं, अपने काम में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है कि वो आपको दोबारा चोट पहुंचाता है। तो ये बात है, लेकिन फिर भी चलते जाओ। जब तक चलोगे नहीं तब तक दिखोगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक हम आपको बताएंगे नहीं कि हम क्या हैं और कैसे हैं और किस तरह से निकल कर आई हूं। मैं दुष्यंत कुमार की गजल की कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत अब बदलनी चाहिए, ये सूरत अब बदलनी चाहिए। और खास करके जब मैं कैंसर के समय मैंने जो कविताएं लिखी थी उसमें से एक कविता की चंद लाइनें आपको मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, जो इस तरीके से आज एक घोष वाक्य की तरह चारों तरफ है कि क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, क्या फर्क पड़ता है कि सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पर घने बाल हो या हो वह गंजा, जिंदगी से बढ़कर खूबसूरत यौवन और कुछ नहीं। इसलिए आओ मनाए जश्न जीवन का, आओ मनाए जश्न इस जिंदगी के, इस यौवन का। नारी सशक्तिकरण पर यह पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुमन जी के मुंह से सुनी और ऐसी हिम्मत भरी कहानियों से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, जोश मिलता है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।